अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह लेकर आई हूं कार्यक्रम में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अमरूद के बाग में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। मल्चिंग और ड्रिप लगाकर किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों से ले सकते हैं अधिक उत्पादन। सफल बकरी पालन करके एक किसान ने कमाया लाखों का मुनाफा। हमारे राज्य में अमरूद के बाग सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इन बागों में बहुत से कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका नियंत्रण अगर ना किया गया तो आगे चलकर इन बागों से उपज कम मिलेगी। साथ ही कभी कभी कीट और रोगों के प्रकोप की वजह से पूरा का पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। अतः वर्तमान में अमरूद के बागों को क्षति पहुंचाने वाले इन कीट और रोगों का नियंत्रण आप कैसे करें, इस बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। किसान भाइयों, आज मैं आपको अमरूद में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों के नियंत्रण के बारे में या उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में इस समय कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिसके कारण अमरूद के पौधे कमजोर तो होते ही हैं, साथ ही साथ फलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अमरूद के फलों का बाजार भाव कम मिलता है और किसानों को आर्थिक हानि होती है। इसीलिए आप इन कीटों की शुरुआती अवस्था पर पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें 3 प्रकार के प्रमुख कीट हैं। पहला तो फल मक्खी है। फल मक्खी हमारे अमरूद के फलों में बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसकी जो मक्खी है, मादा मक्खी भूरे काले रंग की होती है और ये जो है जब हमारे फल हरी अवस्था में होते हैं तब ये उन पर अंडे दे जाती है, सतह पर अंडे रखती है। अंडे पीले रंग के होते हैं और उसमें से जो मैगट निकलता है वो मैगट थोड़ा सा रस चूस करके और जैसे ही फल थोड़े से मुलायम होते हैं वहाँ अंदर प्रवेश कर जाता है और अंदर जाकर ये सफ़ेद जो गिड़ार है, ये जो इल्ली है, ये उस फल को अंदर ही अंदर उसको खाती है, पल्प को खराब करती है और हमारे जो फल हैं वो सड़ जाते हैं। किसान भाइयों, ऐसे फलों को आप निरीक्षण करते रहें और फलों को एकत्रित करें और गड्ढे में गाड़ते चले जाएं और इस क्रिया करने के बाद में आप इसमें दवाई का छिड़काव भी कर सकते हैं। दवाई के छिड़काव करने के लिए नीवाक्रॉन एक दवाई है। नीवाक्रॉन, क्लोरोपाइरीफास और क्यूनाल्फास, इन 3 दवाओं में से कोई भी एक दवा आप ले लें। 2 लीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल से 2 बार छिड़काव करेंगे तो ये जो फल मक्खी है इसका नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा अमरूद के अंदर एक छाल खाने वाला कीट आता है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर के नाम से हम इसको कहते हैं। और ये छाल खाने वाला कीट जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनमें छेद करके अंदर जाता है और अंदर ही अंदर इसको खाता रहता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी जो है आगे की टहनी सूख जाती है और ख़त्म हो जाती है। हमारे जो बगीचे हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है।
आप इनका निरीक्षण करें, देखें कि इस प्रकार छेद कहीं दिखाई दें आपको अमरूद के तनों में, तो उसमें जो है एक तार ले लें, तार डाल के उसमें अंदर डालें और उसको कीट को खत्म कर दें, गिलाड़ को खत्म कर दें, इल्ली को खत्म कर दें। और मिट्टी का तेल या क्लोरोपाइरीफास एक कॉटन में भिगो लें और उस कॉटन को उस छेद पर रख के तार के द्वारा अंदर प्रवेश करा दें। फिर गीली मिट्टी ले लें, गीली मिट्टी से उस छेद को बंद कर देंगे तो ये जो है कीट का नियंत्रण हो जाता है। बरसात के मौसम में अमरूद के बाग में कुछ रोग भी आते हैं, जिनकी वजह से पौधे अपना सही विकास नहीं कर पाते और अमरूद के फल उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप इन रोगों की पहचान करके सही समय पर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसी प्रकार इसमें जो है 2-3 प्रकार के रोग आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी बगीचे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रोग है जिसको अमरूद का बिल्ट के नाम से जानते हैं, उकटा के नाम से जानते हैं। यह उकटा रोग में ऊपर के पत्ते शुरू में पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे ऊपर की टहनियों से ये नीचे की तरफ झुकने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूखने लगता है और पूरा पौधा जो है सूख जाता है। किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर रोग बगीचे में आ रहा है तो आप जो है 2 फीट दूर से ड्रेंच करें, तने के दूर से 2 फीट दूर से, और मिट्टी को निकाल दें। मिट्टी को निकालने के बाद में कार्बनडाजिम एक दवा आती है, कार्बनडाजिम दवा 15 ग्राम दवा 2 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला लें और 2 लीटर पानी को उस जो ड्रेंच किया हुआ नाली जो बनाई है आपने उसमें अच्छी तरह से छिड़क दें, भर दें और फिर मिट्टी से और गोबर की खाद से उसको बंद। एक तो ये इसका उपचार है। दूसरा जो है इसी दवा का जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर दें। इसके अलावा जो अमरूद के बगीचे हैं उसमें एक फल सड़न रोग आता है। फल सड़न रोग में छोटे छोटे जल शक्ति युक्त धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे जो है मुलायम हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है हमारा फल है वो सड़ने लगता है और हमारे फलों को बहुत अधिक नुकसान होता है। ये भी फफूंद जनित रोग है और इस रोग को नियंत्रण करने के लिए 1% बोडो मिश्रण, इसमें भुजा हुआ चूना और नीला तोता ये जो है लिया जाता है और इसको लेने के बाद 2 अलग अलग बर्तनों में, इसको प्लास्टिक के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में 24 घंटे गला लेते हैं। फिर एक साथ तीसरे बर्तन में इसको मिलाते हैं और छान करके फिर इसका 1% का घोल बना करके छिड़काव करते हैं। तो ये जो डाईबैक रोग है, ऊपर से जो पत्तियां मुरझा के नीचे की तरफ आती हैं, और ये फल सड़न रोग है, इसका नियंत्रण आसानी से हो तो आपके जो अमरूद के बगीचे हैं वो स्वस्थ रहेंगे और उनमें किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। अधिक से अधिक आपके फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत किसान लौकी, करेला, खीरा इत्यादि फसलों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं। लेकिन यदि किसान मल्चिंग और ड्रिप लगाकर कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं तो न केवल वो खरपतवारों की समस्या से बच सकते हैं बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है मल्चिंग और ड्रिप प्रणाली, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शिवदयाल धाकड़। आजकल जो किसान जागरूक हो गया वो ये चाहता है कि मेरे को कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले। इसके लिए किसान फसल जो अनाज वाली फसल है, दाल वाली फसल है, उससे हट कर के सब्जी वाली फसल के ऊपर आने लगा। सब्जी वाली फसल के ऊपर आने के बाद भी सब्जी में भी कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे हो, उसका उपाय किसान को चाहिए। आज के समय में किसान अधिक लाभ कमाने के लिए सब्जियों की खेती करते हैं, किंतु कुछ किसान और अधिक लाभ कमाने के लिए ड्रिप व मल्च लगाकर कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं। इसके लिए आज हम आपको ऐसे प्रक्षेत्र पर लेकर चलते हैं
जहां पर बड़े पैमाने पर ड्रिप व मल्च लगाकर कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के साथ बिना ड्रिप व मल्च की खेती एकांतर पंक्तियों में हुई है। इससे किसानों को तुलनात्मक जानकारी के लिए मिलते हैं। आजकल नई टेक्निक आई है मल्च की, जिसको हिंदी में पलवार कहते हैं। मल्चिंग करने से किसान को बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि मल्च करने से खरपतवार का नाम निशान नहीं रहता है, कचरा बिल्कुल नहीं उगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो यहाँ परीक्षण के तौर पे लगाया है, 4 लाइनें एक सब्जी की लगाई है जिसमें मल्च बिछाया है, उसके बीच में एक लाइन उसी सब्जी की उसी समय पौध लगाई है जिसमें मल्च नहीं लगाया है। और हर एक डोली के ऊपर ड्रिप लाइन बिछी हुई है, बूंद बूंद सिंचाई वाली जो ड्रिप लाइन है वो बिछी हुई है। ड्रिप व मल्च लगाकर कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने से किसानों को क्या क्या फायदा है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। तो पहला फायदा तो ये खरपतवार नहीं उगता है, दूसरा कीट बीमारी का इसमें बचाव होता है, तीसरा नमी का भी संरक्षण रहता है। नमी इसके अंदर भाप बन के उड़ जाएगी, जबकि मल्च के अंदर नमी ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। चौथा, तापक्रम में नियंत्रण होने से बीज का अंकुरण भी इसमें, जैसे आप देख रहे हैं तरोई के अंदर, इसमें हमने लगाया 4 से 5 दिन में अंकुरण हो गया मल्च वाली इसके अंदर, और बिना मल्च वाले के अंदर 8 से 10 दिन में इसका अंकुरण हुआ। और जो अंकुरण हुआ वो पौधा कमज़ोर सा लग रहा था, इसके अंदर मल्च वाले के अंदर जो अंकुरण हुआ बहुत ही तीव्र गति से अंकुरण हुआ। आप जो फसल भी देख रहे हैं इसके अंदर, ये मल्च वाली फसल है जिसकी एक ही समय के ऊपर पौधा बीज लगाया था, और समय के साथ साथ में जो भी खाद वगैरह दिया वो सब एक ही जैसा दिया है, लेकिन फसल की बढ़वार के अंदर सीधा आप अंतर देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट अंतर है। बिल्कुल इतना अंतर है कि अभी फूल और फल नहीं आए हैं, लेकिन जो बढ़वार के अंदर जो अंतर है आप साफ देख रहे हैं। तो किसानों को दिखाने के उद्देश्य से हमने यहाँ परीक्षण लगाया कि मल्च लगाने से और मल्च नहीं लगाने से कितना किसान को बढ़वार में फायदा होता है। वो किसान जो ड्रिप व मल्च लगाकर फसलों की खेती करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी प्राप्ति कहां से होगी और इस पर सरकार द्वारा अनुदान कितना मिलेगा, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। ये देख लें तो इसके अंदर 1 बीघा के अंदर लगभग 3,500 से 4,000 रुपए किसान को मल्च के लगते हैं। यानी मोटे रूप में देखे तो 1 हेक्टर में 36 से 38,000 रुपए इसकी कीमत आती है। 50% अनुदान मिलता है, 17 से 18,000 रुपए किसान का लगता है, जो 4 से 5 बीघे के अंदर मल्च आ जाती है। पूरे राज्य के अंदर हर जिले में मल्च के ऊपर अनुदान है। किसान भाई कृषि विभाग से संपर्क करके मल्च की व्यवस्था कर सकते हैं। और खरपतवार नियंत्रण में देखें तो मजदूर लगाने के बाद 1 बीघा के अंदर मजदूर करीब 2 से 3,000 रुपए के लग जाते हैं। ये लगने के बाद भी समय के ऊपर जरूरी नहीं है कि ये खेत बा आया नहीं आया तो इसके अंदर कचरा उग जाएगा, खेत के अंदर जा नहीं सकते हैं, कचरा पाड़ नहीं सकते हैं, उस स्थिति में ये फसल को नुकसान कर देगा। और मल्च आपने लगा रखा तो फसल पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्पादन में तो मैं बता दूं कम से कम 1.5 उत्पादन होना निश्चित है। जैसे इसके अंदर 200 से 250 क्विंटल 1 हेक्टर में उत्पादन होता है, और इससे 100 से 150 क्विंटल ही उत्पादन होगा। और जो फल लगेंगे, जो फसल लगेगी, जो तरोई लगेगी, उसका क्वालिटी रहेगी, गुणवत्ता रहेगी, इस बिना मल्च वाले से कई गुना ज़्यादा रहेगी, रेट भी ज़्यादा मिलेगी, किसान के लिए फायदेमंद रहेगा। और पानी की बचत बहुत होती है, मजदूरी कम लगे, गुणवत्ता बढ़े, उत्पादन ज़्यादा हो। अब बात आती है कि किसान ड्रिप व मल्च कैसे लगाएं, या ये कितने दिनों तक चलेगा और इसमें कौन सी फसल उगाना अधिक लाभकारी होगा। इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। एक बार बिछा दी आपने तो पूरे साल भर बिछी रहेगी, जुताई करने की जरूरत नहीं। दूसरी फसल ले लेंगे, बिना मल्च के अंदर तो जुताई करनी पड़ेगी। खाद और दियार बीज परिवर्तन करके 1 साल तक इसको मल्च को काम में ले सकते हैं। 2 फसल सब्जी की कम से कम ले सकते हैं पूरे साल भर, उसी छेद में ले सकते हैं। खाद की मात्रा, इसमें न्यूट्रिएंट जो देना है वो आप ड्रिप के माध्यम से आप पोषक तत्व तो 19 दे सकते हैं। ड्रिप के फायदे भी अनेक है। आज खास तौर से आज की आवश्यकता है पानी की बचत करना, मजदूरी कम लगे, गुणवत्ता बढ़े, उत्पादन ज़्यादा हो। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में कृषि सह व्यवसायों की बात अगर की जाए तो उसमें बकरी पालन बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन इनमें से अधिक लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाए हुए बकरियों की देखरेख और प्रबंधन करते हैं। अतः किसान भाइयों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के जी रसूल से मिलवाने जा रहे हैं जो बकरी पालन करते हैं और उससे प्रतिवर्ष लाखों का मुनाफा प्राप्त करते हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनसे सफल बकरी पालन के बारे में। नस्ल मेरे पास टोटल सब क्रॉस ब्रीड ही हैं। ज़्यादातर बकरियां मेरी इटावा नस्ल है और उनके ऊपर मैं बकरों का क्रॉस जैसे सूजत है, कोटा है, सिरोही है और भी बर्बरी है, अलग अलग बकरों से क्रॉस कराता हूं। तो प्योर ब्रीड ना होने की वजह से दूध का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इसमें और जर्मिनेशन बहुत अच्छा है इसमें। हमारी बकरी जो है 7वें 8वें महीने में हर हाल में जन्म जाती है। अगर आज बच्चा दिए उसने तो 8वें महीने में दोबारा रिटर्न 2 बच्चा फिर दे देती है और बच्चों का एवरेज भी बढ़िया आता है। 2 बच्चे कम से कम देती है वो एक बार में और दूध का मात्रा हमारे यहाँ 4 लीटर तक की बकरी है। सब टोटल क्रॉस ब्रीड में ही है मेरे पास, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है इसमें। बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है इसमें। बकरी टूटती नहीं है बच्चा देने के बाद और दोबारा फिर गाभन हो जाती है जल्दी से जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा 7वें 8वें महीने में फिर दोबारा जन्म जाती है। किसान भाइयों, ये बकरी पालक प्रतिवर्ष कितनी बकरी और बकरों को बेचता है तथा उनसे प्राप्त कुल आय में से कुल खर्च को काटने पर इन्हें शुद्ध मुनाफा प्रतिवर्ष कितना होता है, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं इसी प्रगतिशील किसान से। बच्चों में ग्रोथ बढ़िया रहता है। हमारा बकरा जो है 1 साल में 50 से 60 किलो का हो जाता है खड़ा बॉडी वेट का। अगर वो 1.5-2 साल का हो गया तो क्विंटल के आसपास पहुंच जाता है। आपने पूछा सर बकरे में एक खर्च के क्या आता है, तो शुरू के 3 महीने तो कुछ भी खर्च नहीं आता क्योंकि वो अपनी माँ का दूध पीता है। 3 महीने के बाद ही हम फीड देते हैं उसको और 3 महीने के बाद से लेके अगर 9 महीने का रेशियो जोड़े तो शुरू में 5 से 7 रुपए आता है और आखिरी में 12 से 15 रुपया पर डे का एवरेज आता है, जिसमें दवा, फीड, लेबर मेंटेनेंस या और भी अदर खर्चे जो भी हैं उसमें सब कवर हो जाते हैं। सब कुछ A to Z कवर हो जाते हैं। जो मैंने रेट बोला आपको कि शुरू में 5 से 7 रुपये और 6-8 महीने के बाद 12 से 15 रुपये पर डे का एवरेज, तो साल का पूरा रेशियो अगर निकालेंगे ना तो 10 रुपये के लमसम बैठता है। तो 10 रुपये के हिसाब से महीने का 360 रुपया होता है, उसको अपन 400 रुपये पकड़ लेते हैं और साल का 4800 रुपया होता है, उसको हम 5000 रुपये पकड़ लेते हैं। लगभग 5000 रुपये खर्च होना है और अगर वो सही मार्केट वैल्यू उसकी आई तो 20 से 22 हजार रुपये का होगा। इस प्रकार से ये बकरी पालक यदि प्रतिवर्ष 100 बकरी तथा बकरों को भी बेचता है तो उससे उन्हें 20 लाख रुपए की कुल आय प्राप्त होगी तथा इस कुल आय में से कुल खर्च 5 लाख रुपए को घटा दिया जाए तो भी इन्हें प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त होगा। लगभग 5000 रुपये खर्च होना है। अगर आपका बच्चा है तो आपने खरीद के नहीं लाया तो, नहीं तो खरीद के लाया तो 5-7 हजार का तो बच्चा मिलेगा आपको। तो अगर वो खुद का आपका प्रोडक्शन है तो 5000 रुपये और आप खरीद के लाए तो 2-4-5 हजार रुपये उसमें और ऐड हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतना मान के चलिए कि हर जानवर पीछे 10,000 रुपये का एवरेज आएगा आपका प्रॉफिट का। वो ऐसा है, हम तो साल के 12 महीना बेच देते हैं, लेकिन अगर कुर्बानी में बिकता है तो अगर 60-70 किलो का जानवर है तो 25-30 हजार रुपये का हो जाता है वो। किसान भाइयों, अभी आपने इस बकरी पालक किसान की आय व्यय के बारे में जानकारी हासिल की। अब जानते हैं कि ये बकरी पालक इतना अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए अपनी बकरियों तथा बकरों का प्रबंधन किस तरह से करता है। बकरी का शेड ऐसा है कि जितना सस्ता बना ले आदमी उतना अच्छा है। उसके लिए कोई बहुत हाई फाई शेड की जरूरत नहीं है।
बस छाया हो, पानी अंदर नहीं आना चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। शेड को फ्लोरिंग कराने की जरूरत नहीं, मिट्टी का ही शेड चाहिए। ये आवास हमारा शेड है, उसमें जाली है, हवा आने के रास्ते हैं, जब चाहे हम हवा लेते हैं। अंदर नहीं, अगर हमको जरूरत है, ठंड का मौसम है या बरसात का है, तो हम उसमें पर्दे लगा देते हैं, पैक भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम साफ सफाई का खास ध्यान देते हैं, जिससे बैक्टीरिया लोड ना हो शेड के अंदर। चूने की पुताई कराते हैं। प्रबंधन ऐसा है सर जी कि रात में शेड में रहते हैं ये, अगर जैसे ज्यादा धूप का या बरसात का मौसम हो तो शेड के अंदर चले जाते हैं, और बाकी दिन में तो पूरे समय में बाहर बाड़े में ही रहते हैं। जो 3 महीने से ज्यादा का गाभिन जानवर है उसको हम अलग रख देते हैं, इसलिए कि जानवर आपस में झगड़ा करते हैं, तो कहीं अगर उटपटांग उसके पेट में मार दे तो बच्चा गिरने का डर रहता है। इसलिए हम गाभिन जानवरों को खास करके 3 महीने से ज्यादा के हो जाए तो उनको अलग कर देते हैं। और खाने के लिए मैंने खुद अपना फीड बना रखा है, जो 1 किलो फीड में लगभग 400 ग्राम एवरेज वेट गेन करता है जानवर। अगर उस फीड को 1 किलो दिया जाए जानवर को, तो मान के चलिए कि 400 ग्राम बॉडी वेट प्लस हो जाता है। और वही दाना हम देते हैं। उसके अलावा हम गेहूं भूसी है, चना भूसी है, रहर भूसी है, जो भी भूसी मिल जाए फाइबर के लिए उसको हम साथ में मिक्स करके देते हैं। हरा चारा, मक्का, सूडान, जो भी सीजनल लग जाए उसको हम 12 महीना देते हैं। बरसिंग हो गया। ऑयल परसेंटेज बहुत ज़्यादा देते हैं, इसलिए कि उससे वेट गेन होता है बहुत जल्दी। पानी हमारे पास टंकी है, टंकी में हम रोज टंकी की धुलाई कराते हैं। वैसे साफ सफाई तो पर डे होती है, लेकिन उसकी पुताई हर हफ्ते कराते हैं, और पानी साफ पानी ही देते हैं। हम अपने जानवरों को बाहर लेके नहीं जाते, बाहर जाने से जानवर बीमार पड़ता है, इसलिए हम बाहर नहीं भेजते अपने जानवर को, अपने कैंपस में ही चराते हैं। मुख्य तौर पे 3 टीके इनके वो हैं, इंट्रोटॉक्सीमिया है, पीपीआर है और एफएमडी है। पीपीआर जो है मेन टीका है। पीपीआर लाइफ में एक ही बार जानवर को लगता है। 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो हम पीपीआर का वैक्सीन कर देते हैं उसको। उसके अलावा इंट्रोटॉक्सीमिया साल में 2 बार लगाते हैं, और एफएमडी साल में 2 बार लगाते हैं। यही मेन टीके हैं। डिवर्मिंग टाइमली करते हैं, 40-40 दिन में हर इंटरवल में डिवर्मिंग करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस बकरी पालक द्वारा बताए गए प्रबंधनों को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन करते हैं, तो ये व्यवसाय कम लागत खर्च में अधिक मुनाफे का व्यवसाय बनकर आपके सामने आएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बसी बागपत से धर्मेंद्र कुमार जी ने। आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि और इसके लाभों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो धर्मेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। केचुआ खाद कैसे तैयार किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। केचुआ खाद उसे कहते हैं जो केचुआ की सहायता से तैयार होता है, उसे केचुआ खाद कहते हैं। ये हमारे पास जो केचुआ खाद तैयार हुई है ये प्योर गोबर की खाद से तैयार किया गया है। यह गोबर जो मंगाया गया है स्टूडेंट से मंगाया गया है, और यह गोबर इस गड्ढे में ला के डाल दिया गया है। जब गोबर डाल दिया गया है तो इसमें नमी 50 से 60% मेंटेन करते हैं। उसके बाद एक गड्ढे में 2 kg आइसिनिया फोर्टेडा प्रजाति का केचुआ ला इसमें डाल दिया गया है। गोबर की खाद से तैयार होने में लगभग 2 महीने लग जाता है। 2 महीने में ये खाद बनकर प्योर तैयार हो जाता है। जैसा इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका जो बनावट देख रहे हैं, चाय की पत्ती जैसा है। बन के जब तैयार तो चाय की पत्ती जैसा हो जाता है। इसको जब खेत में डाला जाता है तो बहुत बढ़िया इसका प्रभाव पड़ता है। यह खाद जो वर्मी कंपोस्ट जो बनता है खेत में डालने में, इसमें नॉर्मल जो खाद होती है, जो गोबर की खाद होती है, उसके कंपेयर में या उसकी तुलना में पोषक तत्व इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस पोषक तत्व को जब ये वर्मी कंपोस्ट खेत में डाला जाता है तो फसलों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और फसल अधिक से अधिक उत्पादन देता है। इस खाद में बहुत अधिक मात्रा में प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं,
पौधों की वृद्धि करने वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वृद्धि विकास ज़्यादा होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यह खाद मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है, अधिक से अधिक उसकी उर्वरता को मेंटेन करता है। पोषक तत्व की मात्रा मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो बहुत अधिक से अधिक आपको उत्पादन मिलता है। इसके साथ ही साथ अगली फसल को यह पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता रहता है। यह वर्मी कंपोस्ट जो गोबर की खाद से तैयार होता है, धान गेहूं की फसल में लगभग 10 टन पर हेक्टेयर डालने में आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है और उसमें जिसको डालने से पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त होता है। यदि आप वेजिटेबल फसल में डालते हैं उसमें भी 8-10 टन पर हेक्टेयर डालते हैं। किसान भाइयों को मैं भी बताना चाहता हूं कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है यह रासायनिक उर्वरक के तुलना में यह ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रासायनिक जो खाद डालते हैं उसका मृदा में बैड इफेक्ट पड़ता है, इसको डालने पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है। इस खाद को डालने पर कोई भी कार्बनिक पदार्थ या वर्मी कंपोस्ट खेत में डाला जाता है, खेत की भौतिक दशा, रासायनिक दशा तथा जैविक दशा बहुत अच्छी हो जाती है। जबकि आप केमिकल फर्टिलाइजर उर्वरक डालते हैं उस कंडीशन में उसकी सिर्फ रासायनिक दशा सुधरती है। वर्मी कंपोस्ट डालने पे खेत की जो भौतिक दशा रहती है, रासायनिक दशा और जैविक दशा बहुत अच्छी सुधर जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती आलू की अधिक उपज देने वाली किस्में और उन्नत बुआई तकनीक। आंवला के बाग को क्षति पहुंचा रहे कीट व रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।